आप अगर संकट में होते हैं और महाराज जी को याद करते हैं और उन पे ही बताओ, एक मुट्ठी मिट्टी से कहीं हवा बदलती है, एक पत्थर फेंकने से क्या आग बुझ जाती है, वो भी जंगल जैसे उसमें है? नहीं होता ना। महाराज जी का चमत्कार के विषय में तो कुछ कह नहीं सकते। महाराज जी का चमत्कार ही अलौकिक है। जी जी महाराज जी ने जब मेरे पिताजी मेरी शादी का कार्ड और वो लेके महाराज जी के पास गए थे, जी तो कैंची आश्रम में थे महाराज जी उस समय जी। तो वहाँ महाराज जी के पास गए तो बताया, महाराज जी पुष्पा की शादी तय हो गई और ये कार्ड है, ये डेट है। मेरी नौकरी नहीं गई, मेरी नौकरी क्यों चली जाएगी? आप बैठे हो ना यहाँ, है? आग जल रही है, आग बुझाओ। मतलब ऐसे कह रहे हैं जैसे घर में कोई पिता पुत्र से कहता ना ये नुकसान होने वाला है, तो पुत्र कहता है कि आप काहे बैठे हो, आप ना। ये एक बहुत विश्वास के रिश्ते होते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं कि हवा का रुख महाराज जी कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदल देते हैं। और जिसकी जिंदगी में हवा का रुख बदल जाए तो कष्ट नहीं रहते। फिर हम आपको लिए चलते हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी मनोरा के पर्वत पर है नैनीताल में। तो दर्शन किए आपने? नहीं किए? चलिए यहाँ कर लीजिएगा। महाराज जी बैठे हुए हैं और गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में आग की दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, है ना? अखबार पढ़ते हैं आप तो उसमें देखते हैं कि आज वहां आग लग गई, वहां फायर ब्रिगेड गई, वहां ऐसा हुआ, है ना? एक सीजन सा हो जाता है। और जंगल में आग लग जाए, अगर जंगल में आग लगी तो मालूम क्या होगा? तीव्रता बहुत बढ़ेगी, नुकसान बहुत होगा, होता है ना? समाचार इसके भी आते रहते हैं। तो महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के भक्त बैठे हैं और उसमें पुरंदा बैठे हैं। पुरंदा जंगलात में नौकरी कर रहे हैं और उसी समय जब वो बैठे हैं तो सामने जंगलात में आग लग जाती है। महाराज जी तत्काल बोलते हैं, अरे पूरन तेरी तो नौकरी गई, गई नौकरी, ये जंगलात में आग लग गई। पुरंदा पलट के कहते हैं, मेरी नौकरी नहीं गई, मेरी नौकरी क्यों चली जाएगी? आप बैठे हो ना यहाँ, है? आग जल रही है, आग बुझाओ। मतलब ऐसे कह रहे हैं जैसे घर में कोई पिता पुत्र से कहता ना ये नुकसान होने वाला है, तो पुत्र कहता है कि आप काहे बैठे हो, आप ना। ये एक बहुत विश्वास के रिश्ते होते हैं। और तुरंत वहीं से उठे पुरंदा, खड़े हुए, एक पत्थर उठाया और कहा, ले बुझाओ महाराज जी। और एक पत्थर उधर आग की तरफ फेंक देते हैं पुरंदा, और जो आग तेजी से बढ़ रही थी वो आग बुझ जाती है। हवा का रुख बदला कि नहीं बदला, है ना? आप कहोगे हवा की तो बात ही नहीं आई इसमें। चलिए साहब, अगर हवा की बात नहीं आई, आग में आग तभी जलती है जब हवा होती है। तो हम आपको लिए चलते हैं नैनीताल, जहां बिड़ला स्कूल है। बिड़ला स्कूल में जगदीश चंद्र पांडे साहब वहां पर टीचर थे, और केहर सिंह जी ने, आईएएस केहर सिंह, अरे आपको बहुत उस समय का फोटो दिखाते हैं जब प्रस्थान की तैयारी कर ली थी। देवकांता को भी देख लो, उनके साथ लल्लू दादा को, दोनों लोग हंस रहे हैं किसी बात पर। महाराज जी चले गए हैं, उसके पश्चात का ये फोटो है। तो इन्हीं केहर सिंह जी ने, कहीं कभी कभी आदमी चाहे आईएएस हो, चाहे किसी भी पद पर कैसा भी हो, और कभी कभी आर्थिक स्थितियों से थोड़ा सा वैसा हो जाता है। केहर सिंह जी ने सोचा कि कुछ आर्थिक संबल और मिले, तो ने
एग्रीकल्चर फार्म लिया और एग्रीकल्चर फार्म की देखभाल के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक जो बिरला स्कूल नैनीताल में पढ़ाते थे उनको रख लिया पांडे साहब को। पांडे साहब के यहाँ खेती होती रही, उन्हें बहुत ज्ञान था खेती का, बचपन में अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करते थे। तो उन्होंने कहा साहब ये ठीक है, तो गन्ना की खेती करवाई। गन्ना की खेती, जो अपना चीनी आती है ना, पहले तो गन्ना ही होता है। गन्ना देखा आपने? नई पीढ़ी के बहुत से लोगों ने गन्ना नहीं देखा होगा, गन्ना के खेत नहीं देखे होंगे, जरा देखिएगा, है ना, गन्ने का खेत है। और गन्ने का खेत अगर आप खड़े हो जाओ उसमें दिखाई नहीं पड़ोगे, इतना बड़ा गन्ना होता है। हमने तो खाए भी हैं, और बल्कि खाए नहीं जाते, गन्ना चूसे जाते हैं, है ना। तो गन्ना की खेती उस समय बड़ी अच्छी लहलहाती फसल है। अपराह्न का समय है और जब भी समय मिल जाता है तो पांडे साहब अपने खेत की मेड़ पर चक्कर लगाते हैं। और जो लोग खेती करते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि खेती की मेड़ पर या खेत के पास जब मालिक जाता है, ऐसा माना गया है कि खेत भी प्रसन्न हो जाता है। धरती माँ है, धरती माँ में जो आप बो देते हैं वही काटने को मिलता है। आप गन्ना बोएंगे तो गन्ना मिलेगा, आप सरसों बोएंगे तो सरसों मिलेगी। और ऐसा नहीं है, जो बोएंगे ना उससे सैकड़ा गुना, 1000 गुना चीज। एक दाना होता ना गेहूं का, ना कितना अनाज देता है एक दाना। तो इसी तरह से वहाँ जो गन्ना की खेती है उस पर पांडे जी घूम रहे हैं और अचानक पड़ोस वाले खेत में आग लग जाती है। आपके खेत में नहीं, केयर सिंह जी के खेत में नहीं, अचानक पड़ोस वाले खेत में आग लग जाती है। और भैया, पड़ोस में अगर आग लगेगी तो उसकी लपट अपनी तरफ भी आएगी और नुकसान अपना भी होगा। और जिस तरफ, जब मान लीजिए केयर सिंह जी का खेत इधर है, पड़ोस के खेत में आग लगी है और जो हवा है वो हवा से लपटे उनके खेत की तरफ आ रही है। पांडे साहब सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। मैंने इतनी मेहनत से ये फसल तैयार की, केयर सिंह साहब को क्या दिखाऊंगा कि मैंने ये की, यहाँ तो अब जल जाएगी ये। और बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी उन्हें एक युक्ति नजर आती है कि पुकार कर ले महाराज। उन्हें लगा मेरी नौकरी भी चली जाएगी, मुश्किल से हमको ये नौकरी, सेवानिवृत्त हो गए शिक्षक से, यहाँ नौकरी मिल गई, जीवन यापन सही हो रहा है। उन्हें मेड़ पर खड़े थे, खेत में एकदम नीचे हाथ डाला, एक मुट्ठी मिट्टी निकाली और जिधर आग लगी थी उधर फेंक दी उस खेत पे। कमाल की बात थी कि जो आग केहर सिंह के खेत की तरफ आ रही है, पांडे जी के एक मुट्ठी फेंकने पर महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ, और ये कहने पर वो हवा शांत हो जाती है और जो केहर सिंह की खेत की तरफ थी वो खेत की दूसरी तरफ से हवा आने लगती है। यानी इधर आ रही थी और इधर से हवा चलने लगती है। तो आप अगर संकट में होते हैं और महाराज जी को याद करते हैं और उन पे ही बताओ, एक मुट्ठी मिट्टी से कहीं हवा बदलती है, एक पत्थर फेंकने से क्या आग बुझ जाती है, वो भी जंगल जैसे उसमें है? नहीं होता ना। आपको एक कथा और बताता हूं मैं कि डीआईजी ओंकार सिंह, बड़ी कथाएं मैंने सुनाई हैं ओंकार सिंह जी की। आज मैं आपको बिल्लू दादा, पूज्य सूरज नारायण मेहरोत्रा जी के पुत्र अमर नारायण मेहरोत्रा उनका पूरा नाम है और हम लोग बड़े निक नेम से बिल्लू दादा कहते हैं उन्हें। बिल्लू दादा के साथ एक बिल्लू दादा बचपन में है और डीआईजी ओंकार सिंह, एक फ़ोटो देख लीजिए, बहुत प्यारा फ़ोटो है। ऐसे फ़ोटो मिल जाते हैं और पहचान हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं अब आपको दिखाएं। तो इन्हीं ओंकार सिंह जी की बात मैं कर रहा हूँ। ओंकार सिंह जी ने बहराइच में एक एग्रीकल्चर फार्म लिया है और उसमें मक्का करवाई है। मक्का जानते हो, हम लोग भुट्टा खेत, भुट्टा जो होता है ना, मक्का से पूर्व एक एक दाना जो जिस पे लगता है
उसको गांव में अड़िया कहते हैं, कस्बाई क्षेत्र में भुंटा कहते हैं। जो आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हो पैकिंग में जाके, है ना, जो 1 रुपए की मक्का है वो 20 रुपए में खरीदते हो आप, 50 रुपए में खरीदते हो, वही मक्के की बात मैं कर रहा हूं। डीआईजी ओंकार सिंह के खेत में मक्का की फसल है, मक्का की फसल पक गई है, मक्का की फसल काट ली गई है और उसमें से भुट्टे तोड़ लिए गए हैं। अब तो नई नई तकनीक की मशीनें आ गई हैं, भुट्टा उसमें डाला, मक्का फटाफट छील के अलग हो गई। मुझे वो दिन याद है कि भुट्टे जो है इकट्ठे किए जाते थे और उसमें टांग दिए जाते थे। पहले बड़े गुच्छे बनाए जाते थे और वो टांग देते थे, और टांग के क्या होता था कि घर की महिलाएं, बच्चे सब सूजा लगा के उसमें, मैंने देखा है ये, आपने नहीं देखा हो तो मैं नहीं बता सकता था, वीडियो का ज़माना नहीं था, नहीं तो हम तो रील बना लेते उस समय। तो वो फिर हाथ से मक्का के दाने छीले जाते थे और फिर मक्का एक तरफ की जाती थी और उसमें जो मक्का जिस पे लगती है, भुट्टा तो अभी भी देख लीजिए, ये भुट्टा है और छिला हुआ भी आपको हम दिखा रहे हैं, इस पे ऐसे छिल गया है। तो जो उसमें लकड़ी टाइप रह जाती थी उसे कहते छूंछ। क्या कहते? छूंछ। नई नई बातें बता रहा हूँ, महाराज जी की गाथाएं हैं इसलिए आपको नई बातें पता चलती है। ये छूंछ। तो मक्का कट चुकी थी, ये मक्के के भुट्टे लगे हुए थे ढेर बना के, क्योंकि इसमें थोड़ी धूप लग जाए, इसके बाद मक्का इसमें से निकाली जाएगी। अब डीआईजी साहब अपने खेत के किनारे देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले आज की धूप और लग जाए, कल से इसमें मक्का निकलवाना शुरू कर देंगे, छूंछ अलग हो जाएगी, मक्का अलग हो जाएगी। और उसी समय बादल घिरा आते हैं, हल्की हल्की बूंदें आ जाती हैं। मामला बिल्कुल उल्टा हो गया साहब। महाराज जी के अनन्य भक्त डीआईजी साहब खड़े हैं अपने खेत पे, प्रसन्न हो रहे हैं, और कुछ ही क्षणों में जहां सूखने की बात थी, सूरज से तपाने की बात थी, वहां बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। पुलिस वाले को गुस्सा भी खूब आता है ना। डीआईजी साहब को, ओंकार सिंह जी को नहीं आता था, लेकिन उस समय उन्हें गुस्सा आया। बोले हम यहाँ सुखाने के लिए हैं और ये पानी आ गया, महाराज जी हमारे क्या करते, महाराज जी कुछ नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने एकदम गुस्से में कहा, ले जा, ये भी ले जा, सब ले जा, मक्का होगी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोटी तो मिलेगी, तुम कुछ नहीं करते हो, हम तुम्हें इतना मानते। मतलब जो आया सो कहा। और जब भक्त अपनी सी पे आता है तो भगवान का सिंहासन हिला देता है। महाराज जी ने देखा कि डीआईजी खड़ा है वहां पर ओंकार, और कहता ले जा, ये सब ले जा। और महाराज जी ने हवा का रुख बदला और वो बादल चले गए। क्या हुआ? फसल बच गई, है ना। जब जब जरूरत पड़ी है, आपको याद होगा, मैं छोटे संक्षिप्त में बता दूं कि नैनीताल में हनुमानगढ़ी में जब भंडारा हुआ था तो उस समय बरसात हो रही थी, सामान नहीं आ पा रहा था, तो सामान भी आ गया था। फिर भोजन करने के पश्चात बरसात हो रही थी तो महाराज ने कंबल उतार के, है ना, प्रार्थना किया, क्रोध में कह दिया था, है ना। और फिर इंद्र देवता शांत हो गए थे, यानी बरसात बंद हो गई थी। और बरसात जब बंद हो या बरसात हो तो उस समय हवा का रुख होता है। कहते हवा बह रही है, इधर की बह रही है तो अब पानी बरसेगा। अब पछयाव चल रहा है, पछयाव गांव में कहते हैं। अब पुरवाई चल रही है, हाँ पुरवाई होता तो दर्द होगा, कहीं अगर मानव शरीर में चोट लग जाती है और पुरवाई चलती है तो कहते अरे अब तो दर्द होगा। तो महाराज जी जहां कहीं भी उनका भक्त उन्हें याद किया और लगा कि उसे मेरे आवश्यकता है, उसका नुकसान हुआ जा रहा है, तो हवा का रुख बदलने में भी कोई कोताही नहीं करते थे। चलते चलते मैं एक कथा और सुना के आपको विराम दूंगा। मौसम बदलते थे महाराज जी, और मौसम कब बदलता है? जब हवा का रुख बदलता है। आपको याद होगा कि
पंडित होत दत्त शर्मा अहलादपुर के रहने वाले अलीगढ़ में, और बड़ी गाथाएं हैं। दवा कूट रहे थे तो उंगली उनकी फूट गई थी, महाराज जी आराम कर रहे थे, है ना, वो निकल के आए, मिट्टी में कर दी, निकाल के सही कर दी। ये तो उनके दाएं हाथ का काम था ना। अरे हाथ भी क्यों, सोचने का काम भी नहीं है, लेकिन सही की थी, है ना। कभी कभी गुस्से में उन्हें भेज दिया कि जाइए, अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है काम में, जाओ अपने गांव जाओ, है ना। और मुकुंदा बैठे, उन्होंने कहा इनको सामान सौंप दो, ये निर्माण कार्य जो हो रहा है ये देखेंगे, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं। गुस्से में भेज दिया। पता चला कि वहाँ उनकी बेटी की रिश्ते वाले आए हुए हैं। वैसे तो कह नहीं सकते थे, उन्हें तो पता था सब, है ना। बहरहाल अगर वो गुस्सा दिखाते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ बड़ा हित छिपा हुआ है। तब भी और अब भी परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, तभी भक्त को आराम मिलता है। आराम की खोज होती है ना एक आदमी को। मित्रों, तो मैं उन्हीं पंडित होतदत्त शर्मा की पुत्री की बात कर रहा हूं कि पुष्पा दीदी का विवाह जून 1973 में हुआ था। बारात आने को थी, महाराज जी को आमंत्रित करने के लिए होतदत्त शर्मा गए हुए थे। महाराज जी ने कहा था, अरे पंडित बता हमें क्या करना है, हम क्या करें। तो गांव में, ये तो मैंने पूरी कथा सुनाई है, मैंने उस गांव के सीन भी आपको दिखाए। अरे मैं तो उस घर में भी गया हूं जिसमें पुष्पा दीदी, तब तो कन्या दान नहीं हुआ था, तब की बात मैं बता रहा हूँ, कन्यादान से पहले की बात। और उस भूमि को मुझे स्पर्श करने का सौभाग्य मिला है, जहाँ आज भी एक चकिया रखी है जिसका पिसा हुआ महाराज जी भोजन भोग लेते थे। तो पुष्पा दीदी की जिस आंगन में शादी हुई, मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला है अहलादपुर में। तो अब मैं उसी बात पे आता हूँ कि महाराज जी ने कहा कि पंडित मैं क्या करूँ बताओ। तो पंडित जी ने केवल एक ही बात कही कि गर्मी बहुत है साहब, जून का महीना है। तो उन्हें तो महाराज जी ने कहा, जा रजाई जाई का इंतजाम कर लेना, बड़ी ठंड पड़ेगी तब। और मैंने पूज्य संजीव दादा से बात की है, मैंने पूज्य हरदादा से बात की है, मैंने पूज्य दिलीप दादा से बात की है। पुष्पा दीदी के भाई हैं ये, इन लोगों से मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और मैंने और तो क्या बताएं आपको, ये सौभाग्य भी पाया है कि पुष्पा दीदी के भी दर्शन किए हैं। आज सुनिए उन्हीं के मुखार बिंदु से। महाराज जी का चमत्कार के विषय में तो कुछ कह नहीं सकते, महाराज जी का चमत्कार ही अलौकिक है। जी जी। महाराज जी ने जब मेरे पिताजी मेरी शादी का कार्ड और वो लेके महाराज जी के पास गए थे जी, तो कैंची आश्रम में थे महाराज जी उस समय जी। तो वहाँ महाराज जी के पास गए तो बताया, महाराज जी पुष्पा की शादी तय हो गई और ये कार्ड है, ये डेट है जी। तो बोले महाराज जी, भाई पंडित कुछ हमें बताओ, हमारे लिए लड़की की शादी में सभी काम करते हैं। हमारे पिताजी ने कहा कि महाराज जी आप तो सर्वमय हैं, आपके लिए तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको हम बताएं, आप सर्वे सर्वा। नहीं भाई, लड़की की शादी में कुछ न कुछ काम तो हमें करना हो, सब करते हैं। तो बोले हमारी तरफ से मौसम का काम हम मौसम बदल देंगे। अच्छा। और जो नैनीताल में मौसम है वो होगा। तो महाराज जी मतलब शादी में एक अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को नहीं पता दिखाई दे रहा था, महाराज जी अनेकों रूपों में आए। उन्होंने सुबह से ही मौसम ऐसा बदल दिया था कि सुबह से ठंडी हवा चलने लगी थी जून के महीने में, और मौसम में धूप में तेजी नहीं थी, मतलब वो था जैसे हल्का सा बदली जैसी हो और ठंडी हवा चल रही हो। सुबह से ही मौसम इतना बदल दिया था। अच्छा। और शाम होते होते रात तक तो फिर महाराज जी का वो नैनीताल का ही मौसम हो गया था। वो मौसम इतना ठंडा था कि जो शादी की जो वेदी बनाई जाती है उसके लिए जी, वो जो परिक्रमा करते हैं और वेदी में हवन होता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब गर्मी नहीं थी उस समय, गर्मी नहीं थी उस समय। देखा आपने, दीदी की बात सुनी। बरातियों के लिए लस्सी का इंतजाम किया गया था क्योंकि जून था, है, ठंडाई पिलाई जाए, शरबत पिलाया जाए,
उसमें कुछ और सुगंध डाली जाए। और बाराती जब आए तो महाराज जी ने हवा का रुख इस तरह से किया कि वहां सर्दी हो गई। जून में सर्दी, यार सही मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, साहित्य में भी उपलब्ध है। अब तो जिस कन्या की शादी हुई थी उस कन्या से ही आपने सुन लिया, है ना। तो महाराज जी भाव के भूखे हैं। अगर आपने भाव से प्रार्थना कर दी, महाराज जी ने स्वीकार कर दिया, तो आपकी जिंदगी में ऐसी हवा फैला देंगे, ऐसी हवा का रुख कर देंगे कि कष्ट उस हवा में बह जाएंगे और आपको सुख शांति मिलेगी। केवल आप जब उनसे प्रार्थना करें तो पूरे अच्छे भाव से करें, पवित्र भाव से करें। और पवित्र भाव से आपने अगर प्रार्थना कर ली तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके कष्ट कट जाएंगे। महाराज जी आपको सुख, शांति, यश, वैभव सब कुछ प्रदान करें जो सफलता के लिए जरूरी है। आप अपने क्षेत्र में सफलता के शिखर पर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेता हूं विदा। राम राम।